नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं प्रीति सिंह। भारत अतीत की छाया से उबर चुका है और अब विश्व भारत को एक बेहतर निवेश स्थान के रूप में देख रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार को देश की सत्ता संभाले 9 साल पूरे हो गए हैं। इन 9 सालों में काफी कुछ बदला। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तब भारत की जीडीपी 112 लाख करोड़ रुपए के आसपास थी। आज देश की जीडीपी 272 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। प्रधानमंत्री मेक इन इंडिया का नारा लेकर आए, जिसका व्यापक असर देखने को मिला। विदेशी मुद्रा भंडार 2.5 गुना तक बढ़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त वर्ष 2024-25 तक भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत विकास और व्यापार के समग्र दृष्टिकोण में सुधार और निवेश के संकेत के साथ आशावादी रूप से बढ़ रही है। सरकार के नए प्रयासों और पहलों की मदद से निर्माण क्षेत्र में काफी सुधार हुआ है। 2022-23 में भारत ने 36 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का सामान एक्सपोर्ट किया था, जबकि 2014 में 19.05 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ था। वहीं रक्षा निर्यात में 23 गुना उल्लेखनीय बढ़ोतरी रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में भारत की प्रगति का परिचायक है। पिछले 9 साल में भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है। कोविड-19 वैश्विक महामारी का असर दुनिया भर के बाजारों पर पड़ा। वैश्विक स्तर पर औद्योगिक उत्पादन में गिरावट आई। महामारी के खत्म होते ही व्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी। महामारी के बाद भारत समेत दुनिया भर में उद्योग में लगातार सुधार दर्ज किया गया। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में हम सबने और दुनिया ने भारत का सामर्थ्य देखा है। सदी की इस सबसे बड़ी आपदा में ग्लोबल सप्लाई चेन्स में इतना बड़ा डिसरप्शन हुआ, फिर युद्ध ने भी इस संकट को और बढ़ा दिया। इन सब के बीच भी भारत आज ग्रोथ के एक बड़े केंद्र के रूप में उभर रहा है। आज दुनिया ये महसूस कर रही है कि इंडिया मीन्स बिजनेस। भारत की बात करें तो हाल के वर्षों में लगातार आईआईपी में वृद्धि दर्ज की गई। 2014 में जहां औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 111 था, वहीं 2015-16 में ये बढ़कर 114.7 हो गया। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 2016-17 में 120, जबकि 2017-18 में 125.3, 2018-19 में ये बढ़कर 130.1 हो गया। हालांकि 2019-20 और 2020-21 में कोविड-19 महामारी और परिणामी प्रतिबंधों के कारण प्रभावित हुए, लेकिन 2021-22 में आईआईपी ने अपनी स्थिति ठीक कर ली और सूचकांक अब 131.6 पर है, जो पिछले दशक में सबसे अधिक है। अप्रैल से सितंबर 2022 की अवधि में आईआईपी की कुल वृद्धि दर 7% दर्ज की गई। 2021-22 के दौरान कुल औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 11.4% की वृद्धि हुई। 8 प्रमुख उद्योगों का सूचकांक यानी आईसीआई कोयला, क्रूड ऑयल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद, इस्पात, उर्वरक, सीमेंट और बिजली जैसे 8 प्रमुख क्षेत्रों के प्रदर्शन को मापता है। आईसीआई में शामिल उद्योगों का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 40.27% रहा। 2021-22 के दौरान आईसीआई की वृद्धि दर पिछले 3 वर्षों यानी 2018-19 से 2020-21 के दौरान दर्ज 0.5% की औसत वृद्धि दर के मुकाबले 10.4% रही। चालू वित्त वर्ष यानी अप्रैल से अक्टूबर 2022-23 के दौरान वृद्धि दर 8.2% पर शानदार रही। 8 प्रमुख क्षेत्रों में से 2 ने 2 अंकों में वृद्धि दर्ज की है। इनमें कोयला 18.1% और उर्वरक 10.5% वृद्धि दर के साथ सबसे आगे हैं।
इस दौरान यानी अप्रैल से अक्टूबर 2022-23 की अवधि में क्रूड ऑयल क्षेत्र की वृद्धि सुस्त रही। इनसे प्रमुख उद्योगों में सुधार के संकेत मिलते हैं। निर्यात के मामले में भी देश का प्रदर्शन देखने लायक रहा है। पिछले 9 साल के दौरान इसमें 50% से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई। जहां साल 2014-15 के दौरान भारत से 468.45 बिलियन डॉलर का निर्यात हुआ था, वहीं 2022-23 के दौरान ये आंकड़ा 703 बिलियन डॉलर के पास था। गौरतलब है कि इस दौरान विश्व आर्थिक मंदी के दौर से भी गुजरा। भारत में भी हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र के साथ एक नए भारत के निर्माण में जुटे हैं। 2024 तक भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के संकल्प को सिद्ध करने में जुटे हैं। विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए केंद्र सरकार ने एक उदार और पारदर्शी नीति बनाई है, जिसमें अधिकांश सेक्टर ऑटोमेटिक रूट के तहत एफडीआई के लिए खुले हैं। 2014-15 में भारत में एफडीआई निवेश 45.15 अरब डॉलर था और तब से इसमें लगातार वृद्धि हुई है। 2015-16 में एफडीआई प्रवाह बढ़कर 55.56 अरब डॉलर, 2016-17 में 60.22 अरब डॉलर, 2017-18 में 60.97 अरब डॉलर, 2018-19 में 62 अरब डॉलर, 2019-20 में 74.39 अरब डॉलर और 2020-21 में 81.97 अरब डॉलर हो गया। भारत ने वित्त वर्ष 2021-22 में 84.84 अरब डॉलर पर अपना अब तक का सर्वाधिक वार्षिक एफडीआई निवेश दर्ज किया है। पिछले 8 वित्त वर्षों के दौरान एफडीआई निवेश इससे पहले के 8 वित्त वर्षों की अवधि के मुकाबले 82% बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की। मेक इन इंडिया पहल को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार की तरफ से कई उपाय किए गए। ये सरकार की नीतियों का ही नतीजा रहा कि देखते देखते देश का रक्षा निर्यात उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। 2013-14 में ये 686 करोड़ रुपए का था, जो 2022-23 में बढ़कर लगभग 16,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम ने 27 सेक्टरों में उपलब्धियां हासिल की हैं। इनमें विनिर्माण और सेवाओं जैसे रणनीतिक सेक्टर भी शामिल हैं। भारत में 2014-15 में एफडीआई 45.15 बिलियन डॉलर था और तब से 9 वर्षों तक इसमें लगातार इजाफा हुआ है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 84.84 बिलियन डॉलर का सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश दर्ज हुआ। ये एफडीआई 101 देशों से आया है। हाल के वर्षों में आर्थिक सुधारों और व्यवसाय करने की सुगमता की बदौलत देश चालू वित्त वर्ष के दौरान 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा एफडीआई आकर्षित करने की राह पर है। मेक इन इंडिया स्कीम 2014 में लॉन्च की गई थी। वित्त वर्ष 2020-21 में विनिर्माण क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी 14 प्रमुख प्रोत्साहन स्कीम को मेक इन इंडिया से जोड़ा गया। इनमें घरेलू विनिर्माण को सुदृढ़ बनाना, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना, भारतीय उद्योगों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना और निर्यात क्षमता को बढ़ावा देना शामिल है। एक तरफ मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ को बढ़ाना है, एट द सेम टाइम उसका सीधा बेनिफिट हिंदुस्तान के नौजवानों को मिले, उसे रोजगार मिले, ताकि गरीब से गरीब परिवार की आर्थिक स्थिति में बदलाव आए, वो गरीबी से मिडिल क्लास की ओर बढ़े और उसका परचेजिंग पावर बढ़े, तो मैन्युफैक्चरिंग की संख्या बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ बढ़ेगा, रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, फिर एक बार बाजार बढ़ेगा। यह एक ऐसा चक्र है, उस चक्र को आगे बढ़ाने की दिशा में ये महत्वपूर्ण काम आज ये शेर का कदम है, ये लाइन का स्टेप है, मेक इन इंडिया। भारत न सिर्फ अपनी सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए रक्षा उपकरणों का निर्माण कर रहा है, बल्कि मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के तहत
मित्र देशों की आवश्यकताओं को भी पूरा कर रहा है। 2014 में 1000 करोड़ रुपए से कम की तुलना में पिछले साल रक्षा निर्यात कई गुना बढ़कर 13,000 करोड़ रुपए हो गया। भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को लेकर जो ये नई ऊर्जा दिख रही है, इसके पीछे हमारे अतीत के अनुभव हैं, वर्तमान की आवश्यकताएं हैं और भविष्य की चुनौतियां भी। भारत के युवाओं के लिए डिफेंस सेक्टर में लाखों नए रोजगार के निर्माण का सपना कैसे पूरा हो सकता। साथियों, इसी स्थिति को बदलने के लिए 2014 के बाद एक के बाद एक पॉलिसी रिफॉर्म किए गए। बीते 5 वर्ष में भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर अभूतपूर्व सुधार हुआ है, जिसका लाभ निश्चित तौर पर डिफेंस सेक्टर को भी मिल रहा है। आज भारत का मंत्र है मेक इन इंडिया, फॉर इंडिया एंड फॉर द वर्ल्ड। विश्व अर्थव्यवस्था में सेमीकंडक्टरों के महत्व को स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर डिस्प्ले डिजाइन इकोसिस्टम का निर्माण करने के लिए $10 बिलियन की एक प्रोत्साहन स्कीम लॉन्च की है। इसके अतिरिक्त निवेशकों को एक एकल डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के जरिए व्यवसाय करने की सुगमता में सुधार लाने के लिए सितंबर 2021 में राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम भी सॉफ्ट लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात के प्रसारण के दौरान भारत को एक वैश्विक खिलौना निर्माण करने के केंद्र के रूप में स्थापित करने और घरेलू डिजाइनिंग और विनिर्माण क्षमताओं को सुदृढ़ बनाने की इच्छा व्यक्त की। खिलौनों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से कई रणनीतिक कदम उठाए गए। घरेलू उद्योग के प्रयासों की बदौलत वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 2601.5 करोड़ रुपए के बराबर खिलौनों का निर्यात किया गया। जो वित्त वर्ष 2018-19 के 1612 करोड़ रुपए की तुलना में 61% से अधिक है। भारत के खिलौनों के निर्यात ने अप्रैल-अगस्त 2022 में 2013 की समान अवधि के मुकाबले 636% की वृद्धि दर्ज कराई। पहले जहां 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा के खिलौने बाहर से आते थे, वहीं अब इनका आयात 70% तक घट गया है। और खुशी की बात यह कि इसी दौरान भारत ने 2600 करोड़ रुपए से अधिक के खिलौनों को विदेशों में निर्यात किया है, जबकि पहले 300-400 करोड़ रुपए के खिलौने ही भारत से बाहर जाते थे। इन छोटे उद्यमियों के बनाए खिलौने अब दुनिया भर में जा रहे हैं। भारत के खिलौना निर्माता विश्व के प्रमुख ग्लोबल टॉय ब्रांड्स के साथ मिलकर भी काम कर रहे हैं। मेक इन इंडिया पहल ये सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि देश का व्यवसाय परितंत्र भारत में व्यवसाय करने वाले निवेशकों के लिए अनुकूल रहे। इस पहल के अग्रणी भूमिका में रहने के साथ ही भारत में व्यवसायों का लक्ष्य ये है कि जो उत्पाद मेड इन इंडिया हैं, वे गुणवत्ता के वैश्विक मानदंडों का अनुपालन करते हुए मेड फॉर द वर्ल्ड के लिए भी हों। केंद्र सरकार ने उद्योग और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की है, जिसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। इन योजनाओं से न सिर्फ स्थानीय लोगों को फायदा मिला, बल्कि इससे आर्थिक मोर्चे पर भी कामयाबी हासिल हुई। एक नजर उन योजनाओं पर जिसके जरिए भारत एक मजबूत आर्थिक शक्ति बनकर उभर रहा है।
पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के जरिए कई बुनियादी परियोजनाएं लागू की गई हैं, जिसके बाद सरकार की नजर क्षेत्र आधारित विकास पर है। पीएम गति शक्ति की स्थापना के बाद अब तक 300 से अधिक परियोजनाओं से संबंधित 1500 से अधिक समस्याओं का समाधान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2022 को राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति शुरू की। इसका उद्देश्य व्यक्तिगत साइलो को तोड़कर विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच एकीकरण को बढ़ावा देना है। साथ ही एकल खिड़की व्यवस्था यानी सिंगल विंडो क्लियरेंस तैयार करते हुए लॉजिस्टिक्स उद्योग में दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। एग्रो प्रोडक्ट है, विलंब के कारण उसकी जो बर्बादी होती है उससे हम कैसे मुक्ति प्राप्त करें, इन सारे विषयों का समाधान खोजने का एक निरंतर प्रयास चला है और उसी का एक स्वरूप है आज नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी हर क्षेत्र के लिए बहुत ही नई ऊर्जा लेकर के आई है। आत्मनिर्भर बनने के भारत के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए 14 प्रमुख क्षेत्रों के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं की घोषणा की गई है। इससे भारत की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ावा मिला। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अप्रैल 2021 को व्हाइट गुड्स के लिए 6,238 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ PLI योजना को मंजूरी दी थी। योजना से AC और LED उद्योगों के लिए कहीं अधिक वृद्धि दर हासिल करने और भारत में पुर्जों के लिए पूर्ण परिवेश विकसित करने और वैश्विक चैंपियन तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका होने की उम्मीद है। 16 जनवरी 2016 को लॉन्च किया गया स्टार्टअप इंडिया पहल आज देश में इनोवेशन आइडिया का लॉन्च पैड बन चुका है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय स्टार्टअप परिवेश ने हर तरीके से विकास और तेजी से वृद्धि दर्ज की है। 2100 से अधिक स्टार्टअप ने त्वरित जांच के लिए पेटेंट आवेदन किए हैं। वोकल फॉर लोकल पहल ने भारत के विनिर्माण क्षेत्र को दुनिया के सामने उजागर किया। इस क्षेत्र में न केवल आर्थिक वृद्धि को ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता है, बल्कि इसमें बड़ी तादाद में हमारे युवाओं को रोजगार प्रदान करने की भी क्षमता है। DPIIT ने वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंकिंग में सुधार के लिए नीति आयोग के साथ मिलकर काम किया है। लगातार किए गए प्रयासों के परिणाम स्वरूप पिछले कुछ वर्षों में भारत की रैंकिंग में उछाल आया है। निवेशकों को एंड टू एंड सुविधा और सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से बजट 2020-21 में नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम स्थापित करने की घोषणा की गई थी। इस प्रकोष्ठ को एक ऑनलाइन डिजिटल पोर्टल के जरिए काम करना था। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने 22 सितंबर 2021 को नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम का सॉफ्ट लॉन्च किया था। भारत आज दुनिया में सबसे आकर्षक FDI गंतव्यों में शामिल है। सरकार ने निवेशकों के अनुकूल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति लागू की है। इसके तहत रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण कुछ क्षेत्रों को छोड़कर अधिकांश क्षेत्र स्वचालित मार्ग से 100% FDI के लिए खुले हैं। भारत FDI की सीमा बढ़ाकर अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए नियामकीय बाधाओं को हटाकर बुनियादी ढांचे के विकास और कारोबारी माहौल को बेहतर करते हुए वैश्विक निवेशकों के लिए अपने क्षेत्रों को लगातार खोल रहा है। निर्यात संबंधी चुनौतियों को संबोधित करने के लिए आवश्यक है कि भारत मुक्त व्यापार समझौतों में तेजी लाने, टैरिफ कम करे और आपूर्ति पक्ष की बाधाओं को दूर करने की दिशा में आगे कदम बढ़ाए। इसलिए बदलते दौर के साथ वैश्विक कारोबार को लेकर भारत का नजरिया बदल चुका है। सरकार का जोर द्विपक्षीय कारोबारी संबंधों पर है। भारत ने 2022 में UAE और ऑस्ट्रेलिया के साथ सेवाओं में व्यापार समेत मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा कनाडा, ब्रिटेन, EU के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत जारी है। ये वैश्विक स्तर पर भारत के बढ़ते प्रभाव को प्रदर्शित करता है।
भारत ऑस्ट्रेलिया ने आर्थिक संबंधों को और बढ़ावा देने के लिए आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत ऑस्ट्रेलिया टेक्सटाइल, चमड़ा, आभूषण और खेल उत्पादों समेत 95% से अधिक भारतीय वस्तुओं के लिए अपने बाजार में शुल्क मुक्त पहुंच प्रदान करेगा। ये समझौता द्विपक्षीय व्यापार को 27 अरब डॉलर से बढ़ाकर अगले 5 वर्षों में 45 से 50 अरब डॉलर तक पहुंचाने में मददगार होगा। We both share democratic values, the rule of law, our trading systems are transparent. We complement each other's economies, with Australia and India barely competing in any areas. We are truly two economies which can collectively together make a tremendous difference to the world. दोनों देशों के बीच 2021 में माल और सेवाओं में द्विपक्षीय व्यापार 27.5 अरब डॉलर रहा। भारत की तरफ से ऑस्ट्रेलिया को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में प्रमुख रूप से पेट्रोलियम उत्पाद, टेक्सटाइल और परिधान, इंजीनियरिंग सामान, चमड़ा, रसायन, रत्न और आभूषण शामिल हैं। आयात में मुख्य रूप से कच्ची सामग्री, कोयला, खनिज और मध्यवर्ती सामान शामिल हैं। भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया 17वां सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए भारत 9वां बड़ा साझेदार है। Well, I think it's important that we have finally made a free trade agreement with a developed nation after 10 years. It's also an important milestone in our journey because now Indian industry is prepared to compete with the rest of the world from a position of strength, is now much more self-confident than ever before, quality conscious, our pricing is very competitive. Our outreach all over the world has increased. You saw we have the highest ever export in Indian history this year, $418 billion. This shows that India is now ready to engage with the world from a position of strength. And in that context, a trade deal with Australia will open the doors to the developed world, help us reach the newer markets. भारत यूएई के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर 18 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आबू धाबी के प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की वर्चुअल उपस्थिति में वर्चुअल सम्मेलन के दौरान किया गया। मार्च 2022 में समझौते की पुष्टि की गई और ये 1 मई 2022 से प्रभावी हुआ। ऐसी उम्मीद की जाती रही है कि इससे द्विपक्षीय व्यापार वर्तमान $60 बिलियन से बढ़कर अगले 5 वर्षों में $100 बिलियन तक पहुंच जाएगा। मॉरिशस भारत व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता अप्रैल 2021 में प्रभावी हुआ। ये 615 उत्पादों की चयनित सूची पर व्यापार वरीयताएं प्रदान करता है, जिसमें 376 उत्पादों के लिए शुल्क मुक्त पहुंच, 127 उत्पादों पर कम शुल्क और 112 उत्पादों के लिए टैरिफ दर कोटा शामिल है। इससे पहले 2014 को भारत ने औपचारिक रूप से आसियान के साथ सेवा, व्यापार और निवेश व्यापार के समझौते पर हस्ताक्षर किए। सेवा समझौते ने भारत और आसियान के बीच जनशक्ति और निवेश दोनों के विनिमय के रास्ते खोले। एफटीए पर हस्ताक्षर करने के बाद से आसियान के साथ भारत का कुल व्यापार बढ़ा है। ये 2018-19 में 96.79 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और 2025 तक 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक होने का अनुमान है। भारत की विदेश व्यापार नीति 2030 तक देश के निर्यात को 3 गुना करने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करती है, जबकि इस नीति में कई व्यापक लक्ष्यों और रणनीतियों की रूपरेखा शामिल है। केंद्र सरकार ने विदेश व्यापार नीति 2023 पेश की, जिसका उद्देश्य प्रोत्साहन की बजाय छूट और पात्रता आधारित व्यवस्था को अपनाने के जरिए देश के निर्यात को 2030 तक 2000 अरब डॉलर तक पहुंचाना है। देश की विदेश व्यापार नीति 2023 एक गतिशील नीति है और उभरती आवश्यकताओं को समायोजित करने के लिए ये पूरी तरह से खुली बनाई गई है। देश की अर्थव्यवस्था के आकार और विनिर्माण एवं सेवा सेक्टर के आधार को देखते हुए ये कहना गलत न होगा कि इस दिशा में सुधार और विकास की अभी बड़ी गुंजाइश है। सरकार इसे लेकर ठोस नीति पर काम भी कर रही है और भारत की विदेश नीति का भी ये एक अहम हिस्सा है। विदेश व्यापार नीति का प्रमुख दृष्टिकोण 4 स्तंभों पर आधारित है।
प्रोत्साहनों से छूट की ओर बढ़ना, गठबंधनों, निर्यातकों, राज्यों, जिलों, भारतीय मिशनों के माध्यम से निर्यात संवर्धन, व्यवसाय करने की सुगमता, कारोबार लागत में कमी और ई-पहल। इसके अलावा उभरते क्षेत्र निर्यात हबों के रूप में ई-कॉमर्स, विकासशील जिले और स्कोमैट नीति को विवेकपूर्ण बनाना। दिल्ली में विदेश व्यापार नीति की घोषणा करते हुए वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भरोसा जताया है कि 2030 तक देश का निर्यात $2 ट्रिलियन हो जाएगा। काबिलियत की कोई कमी नहीं है, संभावनाओं की कोई कमी नहीं है। हमको अपना मन में ठान लेना है, मन बना लेना है। मन बनाना है कि हमको कहां जहां भी अपॉर्चुनिटी दिखे किसी को भी छोड़ना नहीं है। हर प्रकार से एक निर्यात का विस्तार हो, अलग अलग देशों में हो, अलग अलग क्षेत्र में हो। स्वाभाविक रूप से जहां हमारी कंपेटिटिव एडवांटेज है वहीं पे हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे। विदेश व्यापार नीति 2023 का लक्ष्य निर्यातकों के लिए व्यवसाय सुगम बनाना है, जिसके लिए प्रोसेस री इंजीनियरिंग और ऑटोमेशन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। नीति का फोकस स्कोमैट के तहत ड्यूअल यूज हाई एंड टेक्नोलॉजी आइटम्स जैसे उभरते क्षेत्रों, ई-कॉमर्स निर्यात को सुगम बनाने, निर्यात संवर्धन के लिए राज्यों और जिलों के साथ गठबंधन करने पर भी है। विदेश व्यापार नीति भारतीय रुपए में भी व्यापार को प्रोत्साहन देगी। विदेश व्यापार नीति 2023 से ई-कॉमर्स निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा और 2030 तक ये $200 से $300 बिलियन हो जाएगा। ये नीति एक प्रोत्साहन व्यवस्था से एक ऐसी व्यवस्था की ओर बढ़ते हुए जो टेक्नोलॉजी इंटरफेस और गठबंधन के सिद्धांतों पर आधारित है, निर्यात संवर्धन और विकास पर जोर देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा था, मैं कोट करना चाहूंगा। कंसिडरिंग द साइज ऑफ आवर इकोनॉमी एंड आवर पोटेंशियल, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्री बेस, there is a huge potential for exports to grow. At a time when the country is on the Atmanirbhar Bharat mission, one of its goals is also to increase India's share in the global supply chain and in exports manyfold. नई एफटीपी का लक्ष्य भारतीय रुपए को वैश्विक मुद्रा बनाने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में घरेलू मुद्रा को बढ़ावा देने का है। नई एफटीपी में निर्यात उत्कृष्ट शहरों में 4 नए शहरों को शामिल किया गया है, जिनमें फरीदाबाद, मुरादाबाद, मिर्जापुर और वाराणसी हैं। ये पहले से मौजूद 39 टीईई के इतर हैं। इससे भारत को 2030 से पहले $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की सेवा करने में सक्षम कुशल श्रम बल समूह का निर्माण करने में मदद मिलेगी। एफटीपी का लक्ष्य राज्य सरकारों के साथ साझेदारी करना और जिला स्तर पर निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात हब पहलों के रूप में जिलों को आगे ले जाने के लिए और जमीनी स्तर के व्यापार इकोसिस्टम के विकास में तेजी लाना है। वहीं ई-कॉमर्स निर्यात एक आशाजनक वर्ग है, जिसके लिए पारंपरिक ऑफलाइन व्यापार से विशिष्ट नीतिगत युक्तियों की आवश्यकता होती है। विभिन्न अनुमानों में कहा गया है कि 2030 तक $200 बिलियन से $300 बिलियन की सीमा में ई-कॉमर्स निर्यात क्षमता होगी। और इसी के साथ फिलहाल हमारी खास पेशकश भारत आर्थिक महाशक्ति में अभी के लिए इतना ही। आप अपना अच्छे से ख्याल रखिए और आप इस कार्यक्रम को हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।